हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री फॉर एमपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे कवर करना है, टॉपिक वाइज टॉपिक या फिर किसी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक्स को कौन कौन से कवर करना है। तो सबसे पहले आता है हड़प्पा कल्चर। हड़प्पा कल्चर को आपको पूरा डिटेल में कवर करना है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, साथ ही इसकी खोज किसने की है, कहाँ तक इसका विस्तार है, कोई इम्पोर्टेंट साइट हो या फिर इसमें कुछ यूनिक थिंग हो जो दूसरी साइट से उन्हें अलग बनाता हो, तो वो हड़प्पा कल्चर में आपको करना है। साथ ही सिलेबस में जो मेंशन है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी इनके एक्सपेक्ट्स हैं उसे कवर करते चलना है। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है वैदिक पीरियड का। वैदिक पीरियड में आपको क्या करना है, आपको करना है इसमें सोर्सेस, वैदिक पीरियड के कौन से सोर्स हैं, जैसे ऋग्वेद है। और इसके बाद आपको करना है वैदिक पीरियड के जो भी कल्चर, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल व्यवस्था कैसी थी उसकी, तो वो करना है आपको। प्रमुख शासक कौन होता था, इसके बाद वहाँ की सामाजिक स्थिति थी, तो सामाजिक स्थिति में भी क्या करना है आपको, महिलाओं के प्रति कैसा था उनका व्यवहार। और अगर कल्चर की बात करें तो कल्चर में भी आपको देखना होगा कि वो मंदिर थे या नहीं थे, कैसे पूजा करते थे, किन देवताओं की पूजा करते थे और उनका तरीका कैसा था, ये आपको करना है अपने कल्चर में। इसके बाद आती है पॉलिटिकल की, तो इसमें आपको करना है कि प्रमुख शासक कौन होता था, जो राज्य को संभाल कर रखता था, राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी। इसके बाद पारी आती है इकोनॉमिकल की, तो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उसमें कौन कौन से व्यापारी शामिल होते थे, शिल्पकार थे, कृषक थे, कोई प्राइमरी सेक्टर वाला जो कृषक होता है वो, सेकेंडरी सेक्टर वाला जो फैक्ट्रीज़ वगैरह जैसे शिल्पकार हो गए, उसमें मशीनें तो थी नहीं खैर, पर जो हाथ से बुनाई जो करते थे कपड़ों की, वो था कि नहीं था, हल था या नहीं था कृषि में देखें तो ये आपको छोटी छोटी बातें देखनी होगी। इसके बाद बात आती है लेटर वैदिक पीरियड की। लेटर वैदिक पीरियड में आपको क्या करना है, लेटर वैदिक पीरियड में सीधा सिंपल सी चीज़ जो है, जैसा वैदिक पीरियड में आप करते हो वैसे लेटर वैदिक पीरियड में करना है, और साथ ही दोनों का कंपैरिजन भी करना है। जैसे वैदिक पीरियड में सोशल जो कॉम्पोजिशन था वो कैसा था, अर्थात महिलाओं की स्थिति कैसी थी, बच्चों की स्थिति कैसी थी, उस समय बाल विवाह होता था या नहीं होता था, जो पर्दा प्रथा थी वो थी कि नहीं थी, अगर कोई दहेज प्रथा थी कि नहीं थी, बहु विवाह था या नहीं था। तो इस तरह से वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड को आपको कंपेयर करते हुए चलना है। जैसे कल्चर, तो वैदिक पीरियड का कल्चर कैसा था, इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में कैसा हो गया कल्चर, इसके बाद कैसा हुआ, उसके बाद फिर आपको ये सारी चीज़ें कंपेयर करने के बाद ही आपको सारी चीज़ें याद रहने लग जाएगी, आपको कुछ समझ में आने लग जाएगा कि कैसे कैसे सामाजिक चेंजेस आने लगे, फिर कल्चरल चेंजेस आने लगे, इकोनॉमिकल चेंजेस आने लगे, जैसे धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ने लगी, तो वो कैसे बढ़ी, ज़्यादा लोग फिर युद्ध करने लगे, है ना। वैदिक पीरियड में जैसे बताते हैं कि कोई युद्ध या अस्त्र शस्त्र जैसा कुछ मिला नहीं था, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि युद्ध जैसी सामग्रियाँ, हथियार मिले थे, घोड़े पर घुड़सवारी करने लगे लोग, युद्ध करने लगे, तो यज्ञ करने लगे, बलि चढ़ाने लगे। तो इस तरह से लेटर वैदिक पीरियड में फिर चेंजेस आने लग गए वैदिक पीरियड की तुलना में, तो आपको कंपेयर करते चलना रहेगा। इसके बाद बारी आती है जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म की, तो इसमें करना है आपको इनका उदय क्यों हुआ। लेटर वैदिक पीरियड में जो भी कुरीतियाँ थी, जैसे बलि चढ़ाना, महिलाओं को इतना सम्मान न देना, फिर समाज में जो वर्ण व्यवस्था आ गई थी, तो शूद्रों को नीचे समझा जाता था, तो इसके लिए जैन और बौद्ध धर्म का विकास होने लगा, तो इनका उदय ऐसा आपको बताना होगा। सारा चीज़ जो है आपको लिंक करते हुए चलना है। लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज़ें थी, इससे जैनिज्म और बुद्धिज़्म आया, फिर इनका पतन भी होने लगा धीरे धीरे बौद्धों का, तो क्यों होने लगा। फिर इसके बाद जो इनका कल्चरल एस्पेक्ट जो था, जैसे मूर्तियों का निर्माण होने लगा धीरे धीरे बौद्ध धर्म में, फिर इनका विस्तार कैसे हुआ, किन किन शासकों ने इनका विस्तार करा, तो ये सारी चीज़ें करनी है। तो इस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था आपको देखते हुए चलना होगी हर पीरियड की।
इसके बाद जो भी यूनिक चीज़ें होती हैं वो भी आपको देखते जाना है। इसके बाद बारी आती है महाजनपदों की। जो 16 महाजनपदों का राइज हुआ, तो इसके बाद जो 16 महाजनपद थे उसमें से केवल एक जो जनपद था महाजनपद मगध, उसने ही सबसे ज़्यादा लंबी समय तक शासन किया। बाकी महाजनपदों को उसने अपने मगध में मिला लिया था। तो कैसे मिलाया, क्या रणनीति थी उनकी, कौन सी राजधानी थी, राजधानी से उन्हें क्या लाभ होता है, इस तरीके से राजगीर थी तो क्यों थी, उसे क्यों बनाया जाता है। तो आपको ये थोड़ा सा माइन्यूट तरीके से आपको थोड़ा पढ़ना होगा महाजनपदों को भी। तो इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है 16 महाजनपद थे, उनके नाम, उनके राजधानियाँ, उनके शासक कौन कौन से थे प्रमुख। इसके बाद जो मगध शासन खास तो आता है, उसमें जो प्रमुख शासक हुए हैं उनकी सारी आपको डिटेल से याद रखनी होगी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक है वो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब क्या हुआ, धीरे धीरे फॉरेन जो विदेशी आक्रमण है वो होने लगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा भारत पर ये देखना होगा। जो दुष्प्रभाव पड़ा उसे भी देखना होगा, और जो कुछ अच्छा प्रभाव भी पड़ा है तो उसे भी देखना होगा। जैसे मिश्रित संस्कृति का बनने लगी, जैसे वहाँ के फॉरेन इन्वेस्टर्स जो आए, उन्होंने हमारे जो कल्चर था उन्हें देखा और उनमें कुछ और परिवर्तन कर दिए गए, तो उससे हमारी कल्चर और विकसित होने लगी। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बहुत बड़ा हाथ है, तो आपको ये भी देखना होगा। फिर इसके बाद मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और उसमें कौटिल्य जो थे, उनको देखना होगा कि उनका विकास कैसे हुआ। वो एक छोटी सी जगह से उठकर आए थे और उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे स्थापित कर लिया। तो इसमें आपको पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी होगी, ठीक है। जो कौटिल्य के जो राजनीतिक विचार थे वो क्या क्या थे, आपको पॉलिटी में भी दिए गए हैं कौटिल्य के राजनीतिक विचारक के रूप में, तो वो आपको अच्छे से कर लीजिएगा यहीं पर, तो वहाँ पर भी आपको काम दे जाएगा। इसके बाद बारी आती है सातवाहन की। जो सातवाहन थे वो भी धीरे धीरे विकसित होने लगे, और उनके सारे जो भी आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी आपको एक्सपेक्ट्स मिलते हैं, कुछ यूनिक चीज़ें मिलती हैं, जैसे जो उन्हें अलग बनाती है, अलग पीरियड दूसरे पीरियड से, ठीक है। आपको कंपेयर करते चलना चाहिए कि किसकी क्या विशेषता रही है, कौन किससे ज़्यादा बेहतर था, फिर धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो कैसे बदलने लग गई। तो ये सारी लिंक करके हुए पढ़ना होगा आपको। लेटर मौर्य पीरियड में फिर पतन होने लगा मौर्य पीरियड का, तो क्यों होने लगा। इसके बाद पारी आती है गुप्ता पीरियड की। तो गुप्ता पीरियड में आपको क्या करना है, आपको सेम थिंग करना है जो मौर्य पीरियड में थी, क्योंकि मौर्य पीरियड और गुप्ता पीरियड में जो राजनीतिक व्यवस्था थी बिल्कुल सेम थी, ठीक है। तो आपको इसमें भी प्रमुख शासक करने होंगे, कौन कौन से थे, उनके उत्तराधिकारी कौन थे, वो किसके पुत्र थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। उनकी जो रणनीतियाँ थी वो भी आपको देखनी होगी। उसके बाद हर्ष पीरियड आता है। हर्षवर्धन जो थे वो भी एक महान और प्रतापी शासक थे, और उन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और कैसे किया ये सारी चीज़ें। और मौर्य पीरियड में भी अगर आप देखें तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, गुप्त पीरियड में भी हुआ है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार सब दूर हुआ है, फिर भी उसका पतन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखते चलनी होगी। इसके बाद पल्लव और चालुक्य जो थे उन्हें देखना होगा। ये सारी चीज़ें आपको कंपेयर करते हुए चलना होगी कि कहाँ कौन से पीरियड में क्या चीज़ें थी, फिर कैसे बदली वो चीज़ें, क्यों बदली वो चीज़ें, कैसे बदल गई, और फिर इसका प्रभाव क्या पड़ने लगा उस पीरियड पर, और जो प्रमुख शासक थे उनका क्या योगदान रहा है उस पीरियड में। जैसे अगर मौर्य पीरियड की बात करें तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर इसके बाद जो अशोक आए थे, उनका जो धम्म उन्होंने चलाया था तो वो कैसा था, इससे क्या प्रभाव पड़ने लगा। फिर युद्ध कम होने लग गए थे, जैसे बौद्ध धर्म का भी उन्होंने बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया था जो। और उनमें जो आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री में मेनली आपको क्या करना है, आपको सोर्सेज भी करने हैं। सोर्सेज जो है सिलेबस में मेंशन नहीं है तो बच्चे छोड़ देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है, आपको सोर्सेज भी इसमें करते जाना होगा। जैसे कोई कवि है तो किसी ने कुछ पुस्तक लिखी है किसी लेखक ने, या फिर कोई भी शिलालेख है, अभिलेख मिले हैं तो वो, और भी जैसे इमारतें हैं किसी ने बनाई हुई, जैसे बुद्ध का स्तूप है तो वो एक सोर्स के रूप में हम ले सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सोर्सेस को आपको देखते चलना होगा, उसकी विशेषताएं देखते रहनी होगी जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। एंशिएंट हिस्ट्री में यही पढ़ना है आपको, कैसे बदलाव होने लगे, बस ये देखना है आपको इसमें। सो
हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। एंड हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।